हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 23 के बारे में। और हिंदी की क्लास हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लास नाम से जानी जाती है, जिसमें हम अभी तक 22 पार्ट्स दोस्तों पढ़ चुके हैं। और आज ये हमारा 23 पार्ट है, जिसमें हम दोस्तों पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्र लेखन और जनसंचार जनसांख्यिकी काफ़ी लोगों की डिमांड थी, तो वही डिमांड मैं पूरी कर रहा हूँ दोस्तों। पत्र लेखन के 3 पार्ट आ चुके हैं, आज ये चौथा पार्ट है। इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, तो आप वो वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री और पेड दोनों रूप में अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था दोस्तों, 16वां क्वेश्चन, कि जब किसी वरिष्ठ अधिकारी को एक ही सूचना एक से अधिक अधीनस्थ अधिकारियों या कार्यालयों को एक साथ भेजनी होती है, तो प्रेषक अधिकारी जिस पत्र का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रेषक अधिकारी के द्वारा प्रयोग किया गया पत्र हमारा क्या होता है? परिपत्र होता है। और इसी परिपत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं? सर्कुलर लेटर भी कहते हैं। सर्कुलर लेटर, परिपत्र, या फिर दोस्तों इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है। क्या? गस्ती पत्र भी इसी को कहा जाता है। परिपत्र यानी कि दोस्तों अनेक मनुष्यों को या अनेक लोगों को या अनेक विभागों को भेजा गया पत्र हमारा परिपत्र कहलाता है। तो यही इसकी परिभाषा है दोस्तों। परिपत्र क्या होता है कि जब किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एक ही सूचना एक से अधिक अधीनस्थ अधिकारियों या कार्यालयों में एक साथ भेजनी होती है, तो प्रेषक अधिकारी किस पत्र का प्रयोग करता है? परिपत्र, सर्कुलर लेटर या फिर गस्ती लेटर का प्रयोग करता है। और दोस्तों इनका कोई भी निजी प्रारूप नहीं होता है। यह हमारे क्या होते हैं? सरकारी पत्र या फिर शासकीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो प्रारूप हमारा सरकारी पत्र का या शासकीय पत्र का होता है, वही प्रारूप हमारा क्या होता है? परिपत्र का भी होता है। तो परिभाषा यह है कि पत्र लेखन या पत्र आलेखन या कार्यालयों का ऐसा रूप जिसके द्वारा समान प्रकार की सूचनाओं, आदेशों या निर्देशों को एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों या व्यक्तियों को प्रतिलिपि के माध्यम से भेजा जाता है, वह हमारा परिपत्र कहलाता है। और परिपत्र का दोस्तों महत्व यह है कि इससे क्या होता है? कार्यालय के कार्य व्यवहार में एकरूपता बनी रहती है, समय और श्रम की बचत होती है, विभागों को अलग अलग ना भेज के एक साथ हम भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा कार्य होता है या कार्य निष्पादन होता है, वह तीव्रगामी और गुणात्मक तरीके से होता है। यह हमारे परिपत्र की विशेषताएं भी होती हैं। या नॉर्मली आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि परिपत्र का प्रसार क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। यह एक पत्र के रूप में भी हो सकता है, कार्यालय ज्ञाप के रूप में भी हो सकता है, पृष्ठांकन के रूप में भी हो सकता है, या फिर जैसे भी प्रसंग या अवसर की मांग हो, किसी भी रूप में आप इसे लिख सकते हो। और जब एक ही सूचना, निर्देश या अनुदेश एक साथ अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों को भेजा जाता है, तो उसी को हम दोस्तों परिपत्र कहते हैं। अब परिपत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों में? इसके मुख्यतः 3 रीजन होते हैं। पहला तो क्या कि किसी भी बिंदु पर या किसी भी विषय पर अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं या विभाग हैं, उनसे सूचना मांगनी होती है, या फिर उनको किसी भी आदेश को अधिकारियों या कार्यालयों तक पहुंचाना होता है, या जब अधिकारियों तक कोई सूचना या आदेश शीघ्र भेजना होता है, तब परिपत्र को जारी किया जाता है। भारत सरकार द्वारा भी दोस्तों राज्य सरकारों को संबोधित करने के लिए परिपत्र जारी करना पड़ता है, ठीक है। और ताकि सभी राज्यों को अलग अलग पत्र ना भेज के एक साथ ही एक परिपत्र जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं परिपत्र के संबंध में। अब देखिए दोस्तों, एक तो होता है परिपत्र, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसकी एक दो विशेषताएं हैं। एक तो विशेषता इसकी क्या है दोस्तों? सेम टू सेम सरकारी पत्र। जैसे हम सरकारी पत्र लिख रहे थे, वही टाइप से आपको परिपत्र भी लिखना है। परिपत्र दोस्तों सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि परिपत्र में प्रेषक का नाम कहाँ पे लिखा जाता है? शीर्ष में बाईं ओर प्रेषक का नाम लिखा जाता है। संख्या कहाँ पे लिखी जाती है? शीर्ष में दाईं ओर लिखी जाती है। प्रेषित का नाम कहाँ पे लिखा जाता है? शीर्ष में बाईं ओर प्रेषक के नाम के नीचे लिखा जाता है। जिस प्रकार से प्रेषित का नाम हम लिख रहे हैं, या जिस प्रकार से हम यहाँ पे संबोधन देते हैं, जिस प्रकार से सरकारी पत्र में महोदय महोदया करके दिया जाता था, यहाँ पे भी संबोधन उसी प्रकार से दिया जाता है। जिस प्रकार से हम वहाँ पे अधोलेख में बहुधी बहुधिया का प्रयोग करते थे, यहाँ पे भी दोस्तों वही प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे संलग्नक और प्रतिलिपि का प्रयोग करते थे, सेम टू सेम जैसा हमने सरकारी पत्र का फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, वही सेम फॉर्मेट दोस्तों हमारा किसका? परिपत्र का भी है। तो अगर आपसे किसी भी प्रश्न को घुमा के परिपत्र के संबंध में पूछ दिया जाता है, तो वो आपको कर लेना है। कौन सी शैली में लिखा जाता है दोस्तों परिपत्र? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में? सरकारी पत्र भी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता था, और दोस्तों हमारा परिपत्र भी क्या है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलना है। इसी के साथ साथ इसमें यह जो पत्र होता है सदैव पद या अधिकारी के स्तर पर लिखा जाता है, और इसके जो प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी कि जो इसमें प्रेषित होंगे, वह क्या होते हैं? अनेक लोग इसके प्रेषित होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इसमें सेवा में समस्त पद या विभागों के नाम इस प्रकार से इसे लिखा जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इसे जारी किया जा रहा है,
तो ऊपर परिपत्र संख्या लिख के नीचे जैसे सेवा में निदेशक, जैसे सपोज दैट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी आज कल ही हमारा एक अनाउंसमेंट हुआ है कि जो भी फॉर्म्स निकलेंगे आगामी समय में उनकी फीस माफ कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी जैसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह परिपत्र जारी करना है, तो किसको, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और प्राविधिक शिक्षा परिषद या जो अलग बोर्ड है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऊपर प्रेक्षक का नाम लिखा जाएगा, प्रेक्षक जैसे सचिव उत्तराखंड शासन देहरादून, नीचे सेवा में लिखा जाएगा फिर सचिव या फिर अध्यक्ष उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद या सचिव अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी, इस टाइप से वहां पे पत्र लिख के सेवा में लिखा जाता है। यानी कि विभागों के नाम लिखे जाते हैं, प्रेषिति में किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। परिपत्र पत्राचार का रूप नहीं होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य केवल सूचनाएं देना होता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि किस पत्र का उद्देश्य सिर्फ सूचनाएं देना होता है, तो वो होता है परिपत्र का, ठीक है। इसमें उत्तर की आशा भी अनिवार्य नहीं होती है, बस परिपत्र जारी कर दिया जाता है। यानी कि उनको आपको जो पत्र परिपत्र जारी किया गया उसका आदेश का पालन आपको करना ही करना है, इस प्रकार से इसे जारी किया जाता है। बाकी डेट, दिनांक, विषय कैसे लिखते हैं, क्या क्या होता है, अनुभाग संख्या कहाँ पे लिखते हैं, सेम टू सेम दोस्तों सरकारी पत्र की तरह ही होता है और अन्य पुरुष शैली में यह लिखा जाता है। और इसमें जो प्रेषित अधिकारी होते हैं इनको एक साथ बहुवचन में संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो प्रेषित अधिकारियों को बहुवचन में जैसे कि विभागों के अनुसार अनुरूप में इन्हें संबोधित किया जाता है। यह है दोस्तों पूरी परिपत्र की कहानी, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको ये सब चीजें करनी है। अब अगली चीज होती है दोस्तों, एक होती है शासनादेश। शासनादेश भी आप लोग कर लीजिएगा। शासनादेश जिसे दोस्तों हम गवर्नमेंट ऑर्डर भी कहते हैं, यानी कि ऐसे पत्र जिसके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है या भेजा जाता है, वो हमारा दोस्तों क्या होता है, शासनादेश कहलाता है। शासनादेश पत्रों का उपयोग किसी भी नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृतियों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, सेवा नियमों के संबंध में सरकारी निर्णय की सूचना या क्रियान्विति के आधार पर जारी किया जाता है। यानी कि सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय अधीनस्थ विभागों को भेजना ही हमारा क्या होता है दोस्तों, शासनादेश होता है। जिस प्रकार से परिपत्र में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि वरिष्ठ अधिकारी एक ही सूचना को एक साथ अनेक कार्यालयों, अनेक अधिकारियों तक जो भेजता जाता है वह परिपत्र होता है। उसी प्रकार से सरकार के द्वारा जब सरकार के द्वारा लिए गए किसी निर्णय को अधीनस्थ विभागों को प्रेषित किया जाता है तो उसी को हम क्या, शासनादेश या गवर्नमेंट ऑर्डर भी कहते हैं। एक हिसाब से दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि जो परिपत्र है वह भी शासनादेश के प्रकार का ही है। जिस फॉर्मेट में शासनादेश लिखा जाता है उसी फॉर्मेट में दोस्तों हमारा परिपत्र भी लिखा जाता है और सरकारी पत्र भी हमारा उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो शासनादेश का फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें मेनली प्रेक्षक का नाम भी शीर्ष में बाईं ओर, प्रेषित का नाम भी शीर्ष में बाईं ओर लिखा जाता है और नीचे लास्ट में बहुधिया लिख के इसे प्रेषित कर दिया जाता है। जैसे कि सेवा में समस्त विभाग, इस टाइप से इसे प्रेषित किया जाता है, ठीक है। जैसे कोविड-19 की गाइडलाइन आई तो उस प्रकार से इसे प्रेषित कर देंगे। और जो शासनादेश है दोस्तों यह भी हमारा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, शासनादेश को भी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो ये अब आप परिभाषा पे निर्भर करेगा दोस्तों आपका प्रश्न कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परिभाषाएं भी याद रखनी पड़ेंगी, वरना आप इनको रिलेट करते हुए भी आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो परिपत्र भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 17वां कि सरकारी गजट में जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को क्या कहते हैं। तो सरकारी गजट में जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को दोस्तों क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अधिसूचना कहा जाता है। और अधिसूचना को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, इसे कम्युनिक्यू भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर अधिसूचना को ही कभी कभी दोस्तों विज्ञप्ति भी कहा जाता है। अधिसूचना को ही कभी कभी विज्ञप्ति भी कह दिया जाता है। तो सरकारी गजट में जो जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है अधिसूचना। ये परिभाषा है तो दोस्तों आपको इनकी डायरेक्टली डिट्टो याद होनी चाहिए जैसे आपको लिखाई जा रही है। अब अधिसूचना या फिर हम अधिसूचना को दोस्तों क्या नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्या नोटिफिकेशन भी या विज्ञप्ति भी इसे हम कह सकते हैं। सरकार के द्वारा राजपत्र या गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को ही क्या कहा जाता है, अधिसूचना, नोटिफाई या कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। आप या तो आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि सरकार की किसी योजना, निर्णय, आदेश, सूचना, शासकीय घोषणा, निर्देश आदि के संबंध में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित सूचना ही हमारी क्या होती है, विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना कहलाती है। सार्वजनिक रूप से दोस्तों कोई भी सूचना को प्रकाशित किया जाए तो वही हमारी क्या होगी, विज्ञप्ति या अधिसूचना होगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग डेली दोस्तों विज्ञप्ति जारी कर देता है, विज्ञप्ति ऑब्लिक संशोधित पत्र। तो ये क्या होता है, सरकार की किसी योजना, किसी भी निर्णय, आदेश, सूचना, शासकीय घोषणा, निर्देश आदि के संबंध में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित सूचना ही दोस्तों हमारी विज्ञप्ति या अधिसूचना कहलाती है। आप लोग देखते होंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी सीटों की संख्या बढ़ाई, सीटों की संख्या घटाई दोस्तों, तो वो वहां पे क्या कर देता है, विज्ञप्ति जारी कर देता है। विज्ञप्ति ऑब्लिक शुद्धि पत्र लिख के वहां पे अपलोड कर दिया जाता है। तो वही दोस्तों क्या हमारी विज्ञप्ति का फॉर्मेट है। तो आप समझ गए होंगे विज्ञप्ति को ही हमारा कभी कभी अधिसूचना भी कहा जाता है। बाकी एक दोस्तों विज्ञप्ति और होती है जो आपकी ये नोटिफिकेशन निकलता है
उसे भी हम विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति के जो फॉर्मेट है ये आपको आयोग की वेबसाइट पे दोस्तों डेली देखने को मिल जाएंगे। तो आप वही कह सकते हैं कि किसी भी विभाग के द्वारा या सरकार की किसी भी योजना द्वारा या विभाग के द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया, कोई भी आदेश है, कोई भी सूचना है जिसका संबंध सार्वजनिक रूप से हो, यानी कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सीटें कम की दोस्तों या सीटें बढ़ाई, तो इसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक रूप से जितने भी बेरोजगार है सभी से इसका संबंध है दोस्तों। तो इसी कारण यह विज्ञप्ति अधिसूचना जारी की जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारी नोटिफिकेशन निकलते हैं तो अखबार में भी दोस्तों नोटिफिकेशन आता है। लोक सेवा आयोग तो क्या करता है, पहले अखबार में नोटिफिकेशन छपवाता है, उसके बाद में नोटिफिकेशन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह साइट में अपलोड करता है। तो वो भी क्या है दोस्तों, हमारा एक विज्ञप्ति का ही प्रारूप है। ठीक है, आप ही कह सकते हैं कि विज्ञप्ति के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा किसी भी घोषणा, निर्णय, आदेश, सूचना आदि को सार्वजनिक रूप से सर्वसाधारण लोगों को पहुंचाने के लिए, सभी लोगों को पहुंचाने के लिए दैनिक समाचार पत्र, वेबसाइट, सोशल मीडिया, पोस्टर, प्रेस विज्ञप्ति आदि माध्यमों का भी प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि किस पत्र के माध्यम से, दैनिक समाचार पत्र, वेबसाइट, सोशल मीडिया आदि का भी प्रयोग किया जाता है लोगों तक पहुंचाने के लिए? तो विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना पत्र के माध्यम से। विज्ञप्तियों का प्रयोग दोस्तों मेनली किसी भी सरकारी विभाग में रिक्तियों को भरने के लिए, स्थानांतरण के लिए यानी कि ट्रांसफर के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, पदान्नति के लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, साक्षात्कार के लिए, अधिनियम या विधि के प्रवर्तन आदि के लिए हमारा विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, अधिनियमों में संशोधन आदि बहुत से क्षेत्र हमारे अधिसूचना या फिर विज्ञप्ति की श्रेणी में आते हैं। और सरकार की ओर से या विभाग की ओर से जो भी सूचना जनसाधारण रूप में जारी की जाती है या सरकारी कार्यालयों, संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए जारी की जाती है, वही हमारी अधिसूचना या नोटिफिकेशन के माध्यम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो अधिसूचना या नोटिफिकेशन या फिर जो हमारा विज्ञप्ति है दोस्तों, यह भी अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। किस पुरुष शैली में? अन्य पुरुष शैली में यह लिखी जाती है। और अधिसूचना में दोस्तों हमारा क्या होता है, कोई भी संबोधन नहीं होता है। आप देखेंगे कभी भी इसका फॉर्मेट, तो इसमें क्या होगा, कभी भी आपका कोई भी संबोधन नहीं होता है। और साथ ही अंत में बहुधी, आपका, आदि शब्दों का प्रयोग भी इसमें नहीं किया जाता है। होने को ये सरकारी पत्र का ही प्रकार है दोस्तों, लेकिन इसमें भी संबोधन नहीं होता है। और इसमें भी अधोलेख में क्या होता है, सेवा में, या बहुधी, बहुधिया, आपका, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अब जो अधिसूचना या विज्ञप्ति जारी होती है, इसकी मैंने आपको दोस्तों डेफिनेशन एग्जैक्टली बता दी है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि विज्ञप्ति या अधिसूचना का प्रयोग किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा प्राधिकारी विशेष के लिए नहीं किया जाता। इसका जो प्रकाशन होता है सरकारी गजट में करना अनिवार्य होता है। और मुख्यतः शासकीय पत्राचार में दोस्तों दो प्रकार की विज्ञप्ति या अधिसूचना होती है। तो अधिसूचना या विज्ञप्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति और दूसरा होता है दोस्तों क्या, सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है, प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति और सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति। विज्ञप्तियां शासकीय नीतियों के निर्णयों से संबंधित होती हैं और इन पर कभी कभी राष्ट्रपति और राज्यपाल के भी हस्ताक्षर होते हैं। जो जैसे कि राज्यपाल के द्वारा कोई भी विज्ञप्ति अधिसूचना जारी की जाती है, या विज्ञप्ति जब भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वैकेंसी निकालता है या लोक सेवा आयोग वैकेंसी निकालता है, तो सबसे पहले वित्त विभाग से पास होने से पहले वो राष्ट्रपति से पास होती है। तो ये भी उसमें प्रारूप होता है। ठीक है, और इसका जो विज्ञप्ति का उद्गम या अधिसूचना जो जारी होती है वो हमेशा सर्वोच्च प्राधिकारी के द्वारा जारी होती है। इसका संचालन दोस्तों एक आयामी होता है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक ही इसका क्या होता है, संचालन होता है। अन्य पुरुष शैली में यह लिखा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, जन दायित्व को पूरा करना है, जन दायित्व को सूचित करना होता है। अब अधिसूचना का फॉर्मेट क्या है दोस्तों, इसमें देखिए जो विभाग का नाम है, अनुभाग का नाम है या संख्या होगी, वह क्या होगा, शीर्ष में लिखी जाती है। क्या शीर्ष में लिखी जाती है? ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड शासन कार्मिक अनुभाग 2 संख्या इतनी, देहरादून स्थान इतना, या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संख्या इतना, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद अधिसूचना लिख के नीचे एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, ऐसे इसकी शुरुआत होती है। तो एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ऐसा ऐसा है, ये है, अलग अलग पैराग्राफ में फिर इसे लिखा जाता है। और लास्ट में यहाँ पे आज्ञा से लिखने के बाद में हस्ताक्षर और नाम पदनाम लिख दिया जाता है। कभी कभी दोस्तों ये आज्ञा से भी नहीं लिखा जाता है, कभी कभी लिख दिया जाता है, लेकिन अधिकतर इसका अधोलेख में किसी का प्रयोग भी नहीं होता है। सीधे यहाँ पे क्या होता है, हस्ताक्षर होते हैं और उसका पदनाम लिख दिया जाता है। बाकी यहाँ पे बाईं ओर, अंत में बाईं ओर क्या होता है, पृष्ठांकन संख्या, या फिर जिन लोगों को भी प्रतिलिपि भेजी जा रही है या जिन लोगों को भी सूचना दी जा रही है उन लोगों के बारे में लिख दिया जाता है। तो यही हमारा फॉर्मेट क्या होता है, मुख्यतः विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना का होता है। ठीक है, और इसके मेनली हमारे दोस्तों 3 फॉर्मेट होते हैं। एक तो होता है विज्ञप्ति अधिसूचना का फॉर्मेट, दूसरा होता है विज्ञप्ति का उदाहरण के संबंध में। ठीक है, तीसरा होता है विज्ञप्ति का एक अलग उदाहरण भी होता है। तो 3 अलग अलग उदाहरण इनके होते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ परिभाषा याद रखनी है और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वो आपको याद रखना है। इसमें भी दोस्तों प्रेक्षक का नाम और प्रेषित का नाम नहीं लिखा जाता है। ठीक है, प्रेषक का जो जारी कर रहा है वो विभाग का नाम यहाँ पे आ जाता है, शीर्ष में आ जाता है। ठीक है, जारी करने वाले विभाग का नाम आ जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं
किसी का भी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जो भी विभाग है, विभाग का नाम लिखा जाता है क्या, शीर्ष मध्य में, शीर्ष मध्य में विभाग का नाम, उसके नीचे अनुभाग का नाम, फिर संख्या, फिर दिनांक, फिर विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना लिखे ऐसे द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, से पत्र शुरू किया जाता है। अंत में दाई और हस्ताक्षर और पदनाम लिख दिया जाता है, और यहाँ पे प्रतिलिपि या प्रष्टांकन भेज दिया जाता है, और लास्ट में यहाँ पे भी आज्ञा से लिख दिया जाता है। बाकी फॉर्मेट सरकारी पत्र की ही तरह है। प्रेषित का नाम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जनसाधारण या सर्वसाधारण के लिए इसे जारी किया जाता है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य या आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं टिप्पण। और एक बार दोस्तों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है, तो आपको टिप्पण की परिभाषा यही याद रख लेनी है कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो भी राय, मंतव्य या आदेश या निर्देश दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, टिप्पण कहलाता है। और टिप्पण को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, नोटिंग भी कहते हैं। या टिप्पण का सामान्य अर्थ होता है दोस्तों हमारा क्या, सहमति या फिर सम्मति। आप नॉर्मली ये कह सकते हैं कि सरकारी कार्यालयों में किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन आदि के सरल निष्पादन और निस्तारण के लिए लिपिकों, सहायकों एवं अधिकारियों द्वारा जो अभियुक्तियां या टिप्पणियां लिखी जाती हैं उन्हें टिप्पण कहा जाता है। आप लोगों ने दोस्तों बहुत बार देखा होगा, जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको एक काउंटर पे जाते हैं कोई भी एप्लीकेशन लेके, तो वहां पे एक काउंटर वाला अपने सिग्नेचर करता है, आपको दूसरे काउंटर पे भेज देता है, फिर दूसरे काउंटर वाला भी अपने सिग्नेचर करता है, फिर वो आपको कभी तीसरे काउंटर में भेज देता है, फिर तीसरे काउंटर वाला आपके सिग्नेचर करके फिर वो उसे अपर लेवल के लिए काम के लिए भेजता है। तो यही चीज क्या होती है कि हिसाब से हमारी यही चीज हमारी दोस्तों टिप्पण में होती है कि किसी भी विचाराधीन पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए जो भी अधिकारियों द्वारा उसमें राय, मंतव्य या आदेश दिए जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टिप्पण कहलाता है। यानी कि कैसे उनका जो विचाराधीन पत्र या आवेदन पत्र है उनका निष्पादन हो सके, निस्तारण हो सके, तो इसमें जो अलग अलग स्तर पे अधिकारियों के द्वारा जो टिप्पणियां लिखी जाती हैं वही हमारा टिप्पण लिखल होता है। कभी कभी क्या होता है कि विभागों में जैसे सपोज दैट कि हाईकोर्ट के द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ये ऑर्डर दिया गया दोस्तों कि या अधीनस्थ, या आप ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा ऊर्जा विभाग या किसी भी विभाग को यह निर्देश दिया गया कि यहाँ पे जो आपकी विज्ञप्ति हो रही है आप इसकी जांच कीजिए और इस बारे में मतलब बताइए कोर्ट को कि ये इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से कोई मामला है कोर्ट में फंसा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले नीचे स्तर का जो अधिकारी होगा, सहायक या अनुभाग अधिकारी, फिर उसके ऊपर अपर सचिव, फिर उसके ऊपर कार्य विभाग का अधिकारी, जो अधिकारियों का जो क्रम होता है उसके अकॉर्डिंगली सब लोग अपनी टिप्पणी लिखते जाते हैं कि मुझे इस संबंध में ये लगता है, मुझे इस संबंध में ये लिखता है, मुझे इस संबंध में ये लगता है। तो यही हमारा टिप्पण होता है। टिप्पण का दोस्तों मुख्य उद्देश्य ही होता है मामलों का निपटारा करना, मामलों को नियमानुसार निपटाना, किसी भी मामले का जल्द से जल्द निस्तारण कैसे हो सके, जल्द से जल्द निष्पादन कैसे हो सके, वही हमारा टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है। वही दोस्तों यहां पर भी लिखा गया है कि किसी भी विचाराधीन पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो भी राय, मंतव्य या आदेश निर्देश दिए जाते हैं वही हमारा टिप्पण कहलाता है, जिसे हम नोटिंग कहते हैं। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है मामलों को नियमानुसार निपटाना। क्या है टिप्पण का मुख्य उद्देश्य, मामलों को नियमानुसार निपटाना है। और कार्यालय में होने वाले लेखन रूप में सुझाव के लिए, संकेत के लिए, निर्देश के लिए लिखे गए तथ्यों आदि सूचनाओं को हमारा क्या कहा जाता है दोस्तों, टिप्पण कहा जाता है। और टिप्पण नोटिंग भी से कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक विभिन्न अधिकारियों द्वारा जो भी चीजें वो लिखी जाती हैं वही हमारे टिप्पण लेखन के अंतर्गत आती हैं। टिप्पण मेनली वह अभिव्यक्तियां होती हैं जो किसी भी विचाराधीन कागज के संबंध में या किसी भी विचाराधीन पत्र के संबंध में लिखी जाती है ताकि उसका निस्तारण आसानी से हो सके, और पत्र के सार को बताते हुए उसके निर्णय के लिए अपना सुझाव देना भी दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, टिप्पणी कहलाता है। तो टिप्पण का अभिप्राय क्या है, मामलों को नियमानुसार निपटाना, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि कार्यालय में विभिन्न कार्यों से संबंधित अनेक पत्र आते हैं जिन पर संबंधित अधिकारी विचार विनिमय करते हैं और उचित या आवश्यक टिप्पणी करते रहते हैं। अधिकारियों द्वारा टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया टिप्पण कहलाती है, और टिप्पणी सहायक एवं अधिकारी दोनों स्तर द्वारा लिखी जा सकती है। सहायक स्तर की टिप्पणी सुझावपूर्वक, सूचनापूर्वक तथा व्याख्यात्मक होती है, जबकि अधिकारी स्तर की टिप्पणी क्या होती है, आदेशात्मक होती है। आपने कोई भी पत्र लिख के दोस्तों किसी को भी दिया, आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जाते हैं, जब भी आप अपना वहां पे कोई पत्र एप्लीकेशन सुझाव देते हैं दोस्तों, तो उसकी एक कॉपी अपने पास में रखते हैं, अपनी एक कॉपी, उसकी कॉपी एक वहां पे मुहर लगा के वो कॉपी अपने पास में रखी जाती है, तो ताकि उसके बाद में उसका पता कर लग सके, ठीक है, कि वो पत्र कहाँ कहाँ गया, क्या क्या हुआ, किस विभाग ने उसमें क्या क्या कार्रवाई की। तो वो जो विभागों के द्वारा कार्रवाई करके उसमें जो चीजें लिखी जाती हैं वही हमारे टिप्पण के अंतर्गत आती है। बाकी चीजें आपको दोस्तों नहीं समझनी है, बस आपको परिभाषा याद रखनी है, बस हो गया, ठीक है, जो कि मैंने आपको लगभग बता दिया, ठीक है। और टिप्पण का मंतव्य व्यक्ति विशेष से नहीं होता, जबकि दोस्तों इसका जो मंतव्य होता है यह सामुदायिक प्रतिनिधित्व से होता है, ठीक है। और केंद्र सरकार के द्वारा भी दोस्तों बहुत अहम समस्याओं पर टिप्पणी लिखी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा भी लिखी जाती है, विभिन्न विभागों के द्वारा भी इसमें टिप्पणियां लिखी जाती
है। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी अन्य मंत्री द्वारा जो भी टिप्पणी लिखी जाती है, तो प्रश्न ये भी बनता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य किसी मंत्री द्वारा लिखित टिप्पणी को क्या कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी अन्य मंत्री द्वारा लिखित टिप्पणी को दोस्तों पिनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिनट कहा जाता है। और कार्यालय में विचाराधीन पत्रों को निपटाने के लिए मेनली हमारा इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है। ठीक है, टिप्पण लेखन का क्रम क्या होता है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले सहायक लिखता है, फिर अनुभाग अधिकारी लिखता है, फिर दोस्तों अवर सचिव, फिर उप सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर मुख्य सचिव, फिर मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति। इस टाइप से हमारी वो टिप्पणी चलती जाती है, टिप्पण लेखन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि टिप्पण लेखन कितने प्रकार का होता है। ये प्रश्न मैं बिल्कुल यहाँ पे गलत कह दूंगा, इस बुक में इसका आंसर 2 दिया गया है दोस्तों, लेकिन टिप्पण देखिए, टिप्पण 2 प्रकार का भी होता है, टिप्पण 3 प्रकार का भी होता है, टिप्पण अनगिनत प्रकार का भी होता है, और टिप्पण के दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार का भी होता है। ठीक है, अब देखिए टिप्पण लेखन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है सहायक स्तर पर टिप्पण और दूसरा होता है आधिकारिक स्तर पर टिप्पण। क्या? एक होता है सहायक स्तर के द्वारा टिप्पण और दूसरा होता है अधिकारी स्तर पर टिप्पण। ठीक हो गया। अब पत्र लेखन के जो 3 प्रकार है वो भी मैं आपको बताता हूं। एक होता है दोस्तों क्या? सूक्ष्म टिप्पण, दूसरा होता है संपूर्ण टिप्पण, और तीसरा होता है दोस्तों क्या? अनुभागी टिप्पण। तीसरा क्या होता है? अनुभागी टिप्पण। और चौथा भी दोस्तों कभी कभी किस किस किताब में 4 भी दिए गए हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से दिए जाते हैं? एक दिया जाता है संक्षिप्त टिप्पण, दूसरा दिया जाता है सामान्य टिप्पण, तीसरा दिया जाता है अनुभागिक टिप्पण, और चौथा होता है दोस्तों पूर्ण टिप्पण। तो कभी भी मेरे को नहीं लगता है कि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि किताबों में 2 भी दिए गए, किताबों में 3 भी दिए गए, किताबों में 4 भी दिए गए हैं। तो आपको ये वैसे 4 के 4 भी किसी जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये आपको याद रख लेने हैं। कौन कौन से प्रकार? एक तो 2 कौन कौन से सहायक स्तर पर टिप्पण और अधिकारी स्तर पर टिप्पण। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि टिप्पण कितने स्तरों पर लिखा जाता है, अगर इस प्रकार का होता है टिप्पण लेखन कितने प्रकार का है, तो नहीं टिप्पण कितने स्तरों पर लिखा जाता है, तो टिप्पण 2 स्तरों पर लिखा जाता है। एक होता है सहायक स्तर पर और दूसरा होता है दोस्तों क्या? आधिकारिक स्तर पर। और टिप्पण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? भेद अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 4 भेद माने जाते हैं दोस्तों। वो 4 भेद लिख लीजिएगा। संक्षिप्त टिप्पणी, शॉर्ट नोटिंग या फिर सूक्ष्म टिप्पणी भी इसे कहा जाता है। दूसरा होता है सामान्य टिप्पणी या फिर कभी कभी संपूर्ण टिप्पणी भी इसे कहा जाता है। तीसरा होता है अनुभागीय टिप्पणी, और चौथा होता है दोस्तों हमारा पूर्ण टिप्पणी यानी कि फुल नोटिंग। ठीक है, और इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टिप्पण लेखन की भाषा क्या होनी चाहिए। अब आप में से कई सारे दोस्त कंफ्यूज होंगे कि सर अगर प्रश्न आ गया तो क्या करना है। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि प्रश्न आ गया तो आप 4 करिएगा, क्योंकि अगर आप 4 करके आते हैं तो मेरे पास में इसका एविडेंस है, मैं आपको भेज सकता हूं। और अगर आपको 4 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप 3 भी करके आइएगा, तो मैं 3 का भी एविडेंस आपको भेज दूंगा। ठीक है, और अगर आप 2 करके आते तो मैं आपको 2 का भी एविडेंस भेज दूंगा, सहायक स्तर पर और आधिकारिक स्तर पर। ठीक है, तो मुख्यतः मैं सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दूंगा कि आप 4 करके आइएगा, क्योंकि अधिकतर किताबों में 4 प्रकार दिए गए हैं। अब टिप्पण लेखन होना चाहिए, कैसा होता है टिप्पण लेखन दोस्तों? टिप्पण संक्षिप्त होना चाहिए, विषय संगत होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त तो सभी होना चाहिए दोस्तों। टिप्पण ज्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए, यह संक्षिप्त रूप में और स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। टिप्पण क्रमबद्ध रूप से लिखा होना चाहिए, टिप्पणी जो होनी चाहिए वह क्रमबद्धता के अनुरूप होनी चाहिए। टिप्पण विषय से संगत बातों पर ही टिप्पणी होनी चाहिए, अन्यथा बातों पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। टिप्पण को बिंदुवत या अनुच्छेदों में बांटकर भी लिखना चाहिए। टिप्पणी में कभी भी अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए, मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टिप्पण की भाषा हमेशा अनुकूल होनी चाहिए, विषयावंतर लेखन वर्जित है। ठीक है, कार्यालयी शब्दावली में टिप्पण लिखना चाहिए, आवश्यक बातों या तथ्यों का सही उल्लेख करना चाहिए। टिप्पणी लिखने के बाद लिपिक या सहायक के नीचे बाईं ओर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए, और दाईं ओर उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर हेतु स्थान छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे टिप्पण के अंतर्गत आती हैं। और टिप्पण लेखन के भी हमारे अलग अलग प्रकार होते हैं। तो संक्षिप्त होना चाहिए, विषय संगत होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, निर्धारित कागज पर लिखा होना चाहिए, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, बिंदु और अनुच्छेद में लिखा होना चाहिए, अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये सारे फैक्ट्स आपको टिप्पण से संबंधित याद रखने पड़ेंगे। अब टिप्पण के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से? नेमी टिप्पणी, अनौपचारिक टिप्पण, नैत्य टिप्पण, नित्यक्रमण टिप्पण, अनुप्रति टिप्पण, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है टिप्पण लिखा जाता है किस शैली में? टिप्पण किस शैली में लिखा जाएगा दोस्तों? अन्य पुरुष शैली में टिप्पण को लिखा जाता है। किस पुरुष शैली में? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आवश्यक कार्यवाही के लिए दिए गए टिप्पण के बाद लिए गए निर्णय को संबंधित पक्ष तक पहुंचाने वाले पत्र का खाका या कच्चा रूप तैयार करना क्या कहलाता है? तो किसी भी आवश्यक कार्रवाई के लिए टिप्पण के बाद लिया गया जो निर्णय होता है को संबंधित पक्ष तक पहुंचाने वाले पत्र का खाका या कच्चा रूप तैयार करना दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? प्रारूपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रारूपण या फिर प्रारूप लेखन कहलाता है। या नॉर्मली दोस्तों आप ये कह सकते हैं ये किसी भी सरकारी पत्र का पहले एक कच्चा लेख तैयार किया जाता है,
वह पत्र आए हुए पत्रों के उत्तर में हो या चाहे जो पत्र निकाला जा रहा हो उसका हमेशा एक कच्चा रूप या कच्चा मसौदा या कच्चा लेख तैयार किया जाता है, जिसे प्रारूप, आलेख या मसौदा कहा जाता है। इसी को दोस्तों ड्राफ्ट भी कभी कभी कहा जाता है। तो पत्र का जो कच्चा रूप होता है या पहले जो पत्र कैसे लिखना है, जिससे जो रफ फॉर्मेट में जो लिखा जाता है, वही हमारा प्रारूपण कहलाता है। उसी प्रकार से दोस्तों जब भी कोई टिप्पण किसी भी मामले को निपटाना होता है, जब उसमें सारी टिप्पणियां हो चुकी होती है तो उसके बाद में एक पत्र जारी किया जाता है। तो टिप्पण के बाद जो भी निर्णय लिया गया उसे संबंधित पक्ष तक पहुंचाने के लिए जो भी खाका या कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहा जाता है। और इस प्रारूपण के बाद में दोस्तों उच्च अधिकारी इस प्रारूपण को चेक करता है और इस प्रारूपण को चेक करने के बाद में कहीं पे गलती होती है तो उसे संशोधित करता है और फिर दोबारा से टाइप करने के लिए देता है, फिर चेक करता है। अगर कोई भी गलती नहीं होती है तो वो सीधे पास करके भेज देता है और वो हमारा पत्र निर्गत हो जाता है या जो भी जवाब देना होता है वह वहां पर जारी कर दिया जाता है। तो यही दोस्तों हमारा क्या होता है प्रारूपण, यानी कि पत्र लिखने से पहले जो भी आप उसका प्रारूप तैयार करते हैं वही हमारा प्रारूपण कहलाता है। या कार्यालयों में जब किसी आदेश, प्रस्ताव, परिपत्र, प्रपत्र, शासकीय पत्र भेजने से पूर्व जो भी रूपरेखा तैयार की जाती है उसे ही हमारा क्या कहते हैं, प्रारूप कहते हैं। अब प्रारूप की भी अलग अलग प्रणालियां हैं दोस्तों। शासकीय पत्र का प्रारूप अलग होता है, शासकीय पत्र का, विज्ञापन का, आदेश का, अनुस्मारक का, सूचना का, परिपत्र का। जो भी मैंने आपको पत्र लिखना बताया अभी तक, जो भी फॉर्मेट बताया, तो उसका जब रफ मसौदा या कच्चा रूप तैयार किया जाता है तो वही हमारा दोस्तों क्या होता है, प्रारूपण के अंतर्गत या प्रारूप लेखन के अंतर्गत आता है, जिसे हम दोस्तों शायद प्रारूपण को फॉर्मेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रारूपण का संबंध है टिप्पण लेखन से, अधोलेख से, अनुस्मारक से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपको ये भी बताना है। और जितनी भी चीजें मैं आपको अभी तक करा चुका हूं ये सारी चीजें दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, अच्छी तरीके से आपको समझी हुई होनी चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में यहां से आया हुआ प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जितना भी डीप हो सकता था मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है वो है टिप्पण में। ठीक है, जैसे टिप्पण में मैंने आपको लिखा है कि अन्य पुरुष शैली में इसे लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब किसी किसी किताब में ये भी लिखा गया कि टिप्पण को तृतीय पुरुष में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तृतीय पुरुष में लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप ये दोनों ही नोट कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में मिलेगा आपको वो सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।